हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका में जो कांग्रेस है, जिसको आम अल्फाजों में हम पार्लियामेंट कहते हैं, वो क्या है, किस तरह बनाई जाती है, उसके पास क्या पावर्स हैं और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। तो सबसे पहले देखा जाए कि जो कांग्रेस है ना अमेरिका में, वो है लेजिस्लेटिव ब्रांच। इसका मतलब है कि ये वो इदारा है जो कानून बनाता है, जो कानून साजी करता है। और इसको अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 के तहत एस्टेब्लिश किया जाता है। और ये बाइकैमरल होता है। बाइकैमरल का मतलब है कि इसके दो हिस्से हैं, इसके दो चेंबर्स हैं। लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और अपर हाउस को सेनेट कहा जाता है। जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो उनके जो फाउंडिंग फादर्स थे, उनका मकसद यही था कि भाई हमारा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, इसमें आम पब्लिक को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। और जो स्टेट है उसके उसमें सिर्फ रियासतों की नुमाइंदगी होगी। हालांकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी जो लोग आते हैं वो भी जाहिर बात है रियासतों से आते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन को वो रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में जिसको हमारे यहाँ आम अल्फाजों में पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों, उसको वहाँ पे कांग्रेस कहते हैं। और उसके दो हाउसेज हैं। अपर हाउस को सेनेट बोलते हैं और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। और दोनों को मिला के क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसकी जो स्ट्रक्चर है यूएस कांग्रेस की, उसमें आता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। इसके टोटल मेंबर्स होते हैं 435। और ये लोग कहाँ से आते हैं? ये लोग जनाब रियासतों से आते हैं। अब हर रियासत को उसकी आबादी के हिसाब से सीटें दी गई हैं। जिस रियासत की जितनी ज़्यादा आबादी होगी उतनी ज़्यादा उसको सीटें दी जाएंगी। जिस तरह कैलिफोर्निया को 52 सीट्स दी गई हैं। बहुत सारी रियासतें, किसी को 10 है, किसी को 12, किसी को 17, किसी को 21। लेकिन यहाँ पे एक उन्होंने शर्त रखी है कि भाई एट लीस्ट एक बंदा तो ज़रूर आपने हर रियासत से लेना है। ठीक है। और ये रियासत के जो लोग हैं इनको अपने बंदों को वोट देते हैं और वो जनाब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आ जाते हैं। और ये सिर्फ 2 साल के लिए आते हैं। इसका मतलब है कि हर 2 साल बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का इलेक्शन होता है। अब क्वालिफिकेशन क्या होती है जो मेंबर बनता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का? भाई वो कम से कम उसकी उम्र 25 साल की हो और 7 साल से वो अमेरिका का शहरी हो और साथ में जिस रियासत से वो आ रहा है वो वहाँ का शहरी हो, वहाँ का रिहायशी हो। ठीक है जी। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द यूएस कांग्रेस। इसमें मजीद ये देखेंगे कि यहाँ का जो लीडर कौन होता है इस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। इनका जो लीडर होता है उसको स्पीकर ऑफ द हाउस कहते हैं, यानी जो पूरे हाउस को मैनेज करता है। और ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ना वहाँ से जो है ना नॉमिनेट किया जाता है। और उसके बाद और ये एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है। यानी अमेरिका में जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, उसके बाद अगर कोई ओहदा है तो वो किसका? स्पीकर ऑफ हाउस का। पहले आते हैं वहाँ के सदर, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, एंड देन उसके बाद आता है स्पीकर ऑफ द हाउस। ठीक है जी। उसके बाद इनका दूसरा बड़ा जो इदारा है वो है सेनेट। और इसमें 100 मेंबर्स होते हैं और हर रियासत से 2 सेनेटर्स आते हैं। यानी कि यहाँ पे पॉपुलेशन को नहीं देखा जाता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक रियासत है, वो जितनी बड़ी है जितनी छोटी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी आबादी कितनी है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने फिक्स 2 बंदे हर रियासत से लेने हैं तो टोटल कितने बनेंगे? 100, क्योंकि 50 रियासतें हैं। और ये जो सेनेटर साहब होते हैं ये जनाब 6 साल के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। इनका जो टर्म होता है 6 होता है। और ये सेनेट का इलेक्शन कब होता है? बस सेनेट का इलेक्शन भी हर 2 साल बाद होता है, लेकिन 1/3 ऑफ द सेनेट, यानी जो 2/3 हिस्सा है ना सेनेट का, वो चुप करके बैठा होता है सर। यानी कि 1/3 यानी एक जो है उसका जो हिस्सा है उसका इलेक्शन होता है। यानी मिसाल के तौर पर अगर 100 बंदे हैं ना, तो उसमें से 30 या 33 या 34 का अभी इलेक्शन होगा 2 साल, तो वो 6 साल के लिए बन जाएंगे। उसके बाद उनकी बारी नहीं आएगी। उसके बाद जो बाकी थे जिनका टर्म यानी कि 6 साल कंप्लीट हो रहे थे तो उनका इलेक्शन होगा। तो इलेक्शन तो हर 2 साल बाद होता है, लेकिन एक सेनेटर अपने 6 साल पूरे करता है। और जब 2 साल जब जिसका इलेक्शन होता है वो उन्हीं का होता है जिनके 6 साल कंप्लीट हो रहे होते हैं। ठीक है जी।
अच्छा जी, अब इसकी क्वालिफिकेशन क्या है भाई? इसके लिए भाई आपकी उम्र 30 साल होगी, तभी आप सेनेट में अप्लाई करेंगे, यानी कम से कम 30 साल, उसके ऊपर जितनी भी हो। दूसरा, 9 साल से आप अमेरिका के शहरी हों, और दूसरा, जिस रियासत से आप आ रहे हैं वहाँ के आप रिहायशी हों। और यहाँ की लीडरशिप क्या है भाई? सेनेट का जो सबसे बड़ा बंदा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट जिसको कहा जाता है, वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। यानी इस वक्त जो अमेरिका का वो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वही सेनेट का बड़ा लीडर है, और उसको कहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे भाई प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका, वो है ट्रंप साहब, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट कौन होता है? जो वाइस प्रेसिडेंट होता है अमेरिका का। ठीक है जी। वैसे वाइस प्रेसिडेंट का सेनेट में कोई ज़्यादा किरदार नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात अगर किसी कानून साजी पे कोई यू नो वोटिंग हो रही है, और दोनों तरफ से टाई हो गया, यानी कि जिस तरह अमेरिका में दो ही बड़ी सियासी जमातें हैं, रिपब्लिक एंड डेमोक्रेट, अगर दोनों के बराबर वोट पड़ते हैं तो वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है ना अपना वोट कास्ट करते हैं। और अगर वाइस प्रेसिडेंट ना हो तो वहाँ पे फिर कौन लीड करता है? उसको बोलते हैं प्रेसिडेंट प्रो टेम्पोर। ठीक है जी। तो ये जनाब फिर जो है ना वो सदारत करते हैं, और ये एक्चुअली जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसका जो सीनियर सेनेटर होता है, ठीक है, जो जिस सियासी जमात की ज़्यादा सीटें होती हैं सेनेट में, उसका जो सबसे सीनियर बंदा है उसको ये ओहदा दिया जाता है अमूमन। अच्छा जी, उसके बाद जनाब, तो ये तो हो गया सेनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा कमेटीज़ भी बनाई जाती हैं, और कमेटीज़ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी होती हैं और सेनेट की भी होती हैं। अब ये कमेटीज़ क्या होती हैं दोस्तों? इसमें भी एक्चुअली ये जो मेंबर्स हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के और सेनेट के, यही लोग बैठते हैं। अब देखो 435 बंदे तो मिलके काम नहीं कर सकते, तो फिर वो ना 20-25 का एक-एक कमेटी बनाते हैं, और उनको एक ख़ास किस्म का काम असाइन करते हैं, और वो जनाब साइड पे होके उसके ऊपर काम करते हैं। तो डिफरेंट कमेटीज़ बनाई जाती हैं, उसमें बहुत सारी टाइप्स हैं। एक आती है स्टैंडिंग कमेटीज़, ये परमानेंट नौयत की होती हैं। इसमें 20, 25, 30 बंदे होते हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से, जो भी मेंबर्स होते हैं कांग्रेस के, और इनका काम सिर्फ ये होता है कि जो लेजिस्लेटिव्स काम चल रहे होते हैं ये उनको हैंडल करते हैं। अब इसकी मैं आपको मिसालें देता हूँ इस कमेटीज़ की। एक कमेटी होती है हाउस एप्रोप्रिएशन कमेटी। ये कमेटी सिर्फ बजट के मामलात को देखती है, उसके ऊपर बात करती है, उसके ऊपर जनाब तज़िया पेश करते हैं, उसको देखते हैं कि यार ये कैसा है, कि बजट किस तरह बनाएगा, ये सारा कुछ। एक कमेटी वहाँ पे है जो स्टैंडिंग कमेटी की टाइप बनती है, उसको बोलते हैं सेनेट जुडिशरी कमेटी। इसका काम है कि भाई अदालत के मामलात, जजेस के मामलात को देखते हैं। एक कमेटी है वहाँ पे परम स्टैंडिंग कमेटी, जिसका नाम है फॉरेन रिलेशन कमेटी। इसका काम है कि जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका, उसके ऊपर डिस्कशन होती है। ठीक है जी। इसके अलावा कुछ कमिटीज़ हैं, उनको सेलेक्ट कमिटीज़ कहा जाता है। ये टेम्परेरी बुनियाद पे बनाई जाती हैं, किसी खास काम के लिए बनाई जाती हैं, मिसाल के तौर पर। और ये इन्वेस्टिगेशन के लिए बनाई जाती हैं कि इस वक्त साइबर सिक्योरिटी का इशू है, तो एक हाउस सेलेक्ट कमेटी ऑन साइबर सिक्योरिटी बनी हुई है। जैसे अब ईरान और इसराइल का मामला है, तो उस हवाले से भी एक कमेटी बन सकती है। तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी दोस्तों? सेलेक्ट कमेटी में, जो टेम्परेरी होगी, और बाज़ औक़ात इसको परमानेंट भी कर दिया जाता है। उसके बाद तीसरी टाइप है जॉइंट कमेटीज़। इसमें क्या होता है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट दोनों के लोग शामिल होते हैं, और वो कुछ इस तरह के मामलात डिस्कस करते हैं जो दोनों चैम्बर्स को डील कर रहे होते हैं या उनको मुतासर कर रहे होते हैं। और इसकी एक एग्जांपल है जॉइंट कमेटी और टैक्सेशन। इसी तरीके से एक कॉन्फ्रेंस कमेटी होती है, ये भी टेम्परेरी कमेटी होती है। ये तब बनाई जाती है जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट में किसी बिल के ऊपर कोई इशू आ जाता है, इख्तलाफात पाए जाते हैं, डिफरेंसेस आते हैं, तो उसको हल करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, ताकि दोनों जो चैम्बर्स हैं, इन जो हाउसेज हैं, इनके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको उसका स्ट्रक्चर बता दिया, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, सेनेट एंड कमेटी। अब हम देखते हैं कि इसके पास क्या पावर्स हैं कांग्रेस के पास। अब मैं आपको ओवरऑल पावर बताऊंगा, इसमें सेनेट की भी पावर आएंगी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की भी। आर्टिकल 1 सेक्शन 8 के तहत अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये उनके पास पावर है। सबसे पहले आती हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। इसका मतलब इसमें पहली चीज आती है मेक लॉस। यानी कांग्रेस का बुनियादी काम क्या है कि वो कानून साजी करती है मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए, हुकूमत के लिए। दूसरा, पावर ऑफ द पर्स, मनी पावर्स। इसका मतलब है कि कांग्रेस के पास ये पावर है कि जनाब टैक्सेशन के कवानीन बनाना, ठीक है, कर्ज कितना वापस करना है, कितना उधार लेना है, कितनी पैसे लगाने, खर्चा कितना करना है, किस तरह रेवेन्यू जनरेट करना है। यानी जो बजट के मामलात हैं, पैसों के मामलात हैं अमेरिका के, वो कौन देखता है? कांग्रेस देखती है। ठीक है जी।
इसके अलावा जो कारोबार के मामलात हैं उसके हवाले से कुछ रूल्स रेगुलेशन कानून साजी करनी हो तो वो भी कौन करेगी? कांग्रेस करेगी। यानी रियासतों के बीच में कारोबार होता है या दूसरे मुल्कों के साथ या नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के साथ क्या चीज़ उनको बेचनी, क्या उनसे ख़रीद करनी है, ये सारे मामलात कौन देखता है बेटा? कांग्रेस। इसी तरीके से भाई किस मुल्क के ऊपर हमला करना है, कब जंग छेड़नी है, किस तरह आर्मी को फंड देने हैं, आर्मी को कितना बजट देना है, ठीक है, कितनी आर्मी बनानी है, इसके हवाले से जितनी भी रूल्स रेगुलेशन और कानून साजी होती है तो वो भी कौन बना करता है भाई? कांग्रेस करता है। जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, आपको पता है जब अभी रिसेंटली अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था, उनके जो मिलिट्री सॉरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के ऊपर जो B-12 जो स्प्रिट बम पर गिराया था, तो आपको पता है कुछ लोग कह रहे थे कि जी, बल्कि इतराज़ आया था अमेरिका किसके कुछ कांग्रेस के लोगों ने कि जी ट्रंप ने हमसे पूछे बगैर जो है ना वो ईरान के ऊपर जंग छेड़ दी, ये कर दी, वो कर दी। तो उसके ऊपर खैर कुछ नहीं हुआ, ट्रंप साहब बच गए। लेकिन ये माजी में भी एक आधा कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर तो जारी कर सकते हैं सिंपल अपनी डिफेंस में। अदरवाइज अगर फुल फ्लेज जंग छेड़नी हो ना तो उसके लिए सदर साहब को कांग्रेस की इजाज़त चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा ये जो कांग्रेस है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो दूसरी अदालतें होती हैं जैसे यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, कोर्ट्स ऑफ अपील्स है, इनके बारे में इनको किस तरह मैनेज करना है, उनको किस तरह सेटअप करना है, ये भी कौन देखता है? वहाँ पे कांग्रेस देखती है। यानी छोटी अदालतों को कौन देखता है? वहाँ पे कांग्रेस ही देखती है। अच्छा जी, तो ये होगी लेजिस्लेटिव। अब बताता हूँ नॉन लेजिस्लेटिव, यानी ऐसी पावर्स जिनका ताल्लुक रूल्स रेगुलेशन या कानून साजी से नहीं है। उसमें सबसे पहले तो यार कांग्रेस जो है ना भाई साहब, वो बाज़ औक़ात ने नज़र रखती है। एग्जेक्टिव जो ब्रांच है ना अमेरिका की, वो है प्रेसिडेंट साहब कवानीन को इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो उसके ऊपर भी नज़र रखते हैं प्रेसिडेंट साहब क्या हरकत कर रहे हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो क्या हरकत कर रहे हैं, उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो बाज़ औक़ात कांग्रेस जनाब इंक्वायरियाँ करती फिरती है, बाकायदा वो एक अदालत लगाती है, इंक्वायरी करती है कि ये तुम लोगों ने काम कैसे किया, ये खर्चा इधर किधर किया, यानी प्रॉपर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा आइन में अगर तरमीम करनी है, आपने आइन को तब्दील करना है तो वो कांग्रेस ही करेगी। उसके लिए दोनों हाउसेस से आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। एक तो ये शर्त होती है, या अदरवाइज जो रियासतों के जो असेंबलीज हैं, जो कोई स्टेट लेजिस्लेचर्स होते हैं, अगर वहाँ से 2/3 आती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बनाया जाता है। तो ये खैर एक लंबा प्रोसीजर है आइनी तरमीम का। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, अमेरिका में आइन में तरमीम किस तरह की जाती है, आइन को तब्दील किस तरह किया जाता है, उसके अंदर किस तरह रद्दोबदल की जाती है, उसके ऊपर मुकम्मल वीडियो पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर। अदरवाइज सिंपल ये बताऊं कि कांग्रेस का काम है आइन को तरमीम करना। इसके अलावा इनके पास इलेक्टोरल पावर्स भी हैं। यानी बाज़ औक़ात ये कांग्रेस जो है ना दोस्तों, ये इलेक्शन में भी हिस्सा देती है, वोट भी देते हैं। वोट किस तरह देते हैं? अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जनाब टाई हो जाता है, यानी कि दो बंदे थे कैंडिडेट्स, दोनों को बराबर बराबर वोट मिले, तो अब क्या करें? तो उस सूरत में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, लोअर हाउस, वो जनाब वो वोट करके प्रेसिडेंट को पिक करेगा अपनी मर्जी से कि उनको कौन सा प्रेसिडेंट चाहिए। और अगर वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी टाई हो जाती है तो वहाँ पे कौन वोट देगा? वहाँ पे फिर सेनेट वोट देता है कि भाई ये बंदा हमें चाहिए अपना वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि भाई कांग्रेस के जो दोनों चैम्बर्स हैं इनके पास वोट देने की भी पावर्स हैं, इलेक्टोरल पावर्स भी हैं कि वो अपना प्रेसिडेंट या अपना वाइस प्रेसिडेंट को भी इलेक्ट कर सकते हैं उस सूरत में अगर टाई हो जाए, यानी कि दोनों जो कैंडिडेट्स हैं चाहे वो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के, उनको बराबर वोट पड़ जाए तो उसका हल निकालने की पावर किसके पास है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट के पास। अच्छा जी, तो ये तो मैंने आपको पावर्स बता दी। अब भाई इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं कि यूएस कांग्रेस अब ये भी नहीं है कि इतना पावरफुल है कि उसके बाद जो करता रहे, नहीं ऐसा। भाई इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन ये है, पहली बात है लिमिटेड गवर्नमेंट। देखें जी, कांग्रेस यार के पास जो जितनी भी पावर दी गई हैं ना वो आइन के अंदर दर्ज हैं, उसके अलावा बाकी ये कुछ नहीं कर सकते। यानी जो आइन में लिखा हुआ है, जितनी पावर उसको दी गई है आपने, उन्होंने वही एक्सरसाइज करनी है, बाकी कोई हरकत नहीं करनी, खुद से कोई अनरिटन काम नहीं करना, वही काम करना है जितनी उसको इख्तियार दिया गया है। यानी इवन के जो 10वीं तरमीम है उसके अंदर तो आपको पता है उन्होंने ये किया गया था कि
अगर कांग्रेस को एक मामले के ऊपर पावर नहीं है ना, तो फिर वो पावर रियासतें यूटिलाइज करती हैं, उनकी अवाम यूटिलाइज करती है। सो अगर कोई एक ऐसा मामला आता है, उसके हवाले से एक आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि कांग्रेस इसको देखे, तो वो वहाँ पे कौन किसका किरदार रहेगा, रियासतें अपनी किरदार अदा करेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस सिर्फ वही पावर इस्तेमाल कर सकती है जो आइन के अंदर लिखी हुई है उसके लिए। इसके अलावा वहाँ पे जो बिल ऑफ राइट है, जिसको आम अल्फाजों में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, भाई वहाँ की जो कांग्रेस है ना, जो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकती, फंडामेंटल राइट्स को तब्दील भी नहीं कर सकती, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, राइट टू असेंबली। जितने भी बुनियादी हकूक हैं अमेरिका के आइन में लिखे हुए हैं, उनको ये जनाब उसकी वायलेशन नहीं कर सकती, कांग्रेस भी नहीं कर सकती, ये भी लिमिटेशन है। इसके अलावा हैबियस कॉर्पस की जो रिट होती है कि यानी अगर एक शख्स है उसको गायब कर दिया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करना चाहिए, तो ये वाले जो रिट है इसको ये सस्पेंड भी नहीं कर सकती, क्योंकि बस इसके पास पावर ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई एक ऐसा शख्स है जिसने बगावत की है या मुल्क में घुस के आके हमला किया है रियासत के इदारों पे, यानी बागी है, दुश्मन मुल्क का बंदा है, तो उस सूरत में तो हैबियस कॉर्पस की रिट को ये सस्पेंड कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। इसके अलावा जनाब बिल ऑफ अटेंडर है, इसका मतलब है कि कांग्रेस अगर किसी का ट्रायल करती है, इम्पीचमेंट करती है, तो जनाब बगैर ट्रायल उसको सज़ा नहीं सुनाएगी। ये माना कांग्रेस ने अगर किसी को सज़ा देनी है, इम्पीचमेंट करनी है, तो ट्रायल करेगी प्रॉपर। ठीक है जी। इसके अलावा दूसरा ये है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस ने एक बंदे को सज़ा दे दी, लेकिन उस बंदे ने वो जो जुर्म किया था वो माजी में किया था। अब जो कानून है उसमें नहीं लिखा हुआ, यानी कि माजी की गलती की सज़ा कांग्रेस नहीं देगी, क्योंकि माजी में उस टाइम कानून नहीं था, लेकिन अब कानून है। ठीक है, यानी कांग्रेस कांट मेक अ लॉ एंड देन पनिश समन फॉर ब्रेकिंग इट बिफोर इट एग्जिस्ट। ठीक है जी। यानी कि कांग्रेस ने अभी एक कानून बना दिया, लेकिन उस कानून की खिलाफ वर्जी एक बंदे ने 20 साल पहले की थी जब कानून ही नहीं था, तो ये इस तरह की कोई हरकत कांग्रेस नहीं करेगी। इसके अलावा कांग्रेस जनाब किसी को नोबिलिटी का टाइटल नहीं दे सकती कि भाई ये ड्यूक है, ये प्रिंस है, ये नवाब है, ये राजा है, ये महाराजा है, ये सर है, ये सरदार है, भाई ये इस तरह का ये टाइटल नहीं देगी। अच्छा जी। इसके अलावा चेक एंड बैलेंस के ऊपर इसकी लिमिटेशन है। अमेरिका के अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है कि वहाँ की जो 3 ब्रांचेज़ हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये एक दूसरे के ऊपर नज़र रखते हैं। यानी मिसाल के तौर पर इसका एक एग्जांपल है, सदर के पास वीटो की पावर है। कांग्रेस एक कानून बनाती है, सदर उसको वीटो कर देता है, क्योंकि सदर के पास ये पावर है कि वो उस कानून साजी को वीटो कर दे, उसको मुस्तरद कर दे। लेकिन यहाँ पे फिर कांग्रेस उसको ओवरराइड कर सकती है, अगर 2/3 मिल जाए उसको दोनों हाउसेस से। लेकिन ये बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों हाउसेस से 2/3 लेके आप सदर के किसी काम को वीटो कर दें। तो यानी कि प्रेसिडेंट साहब अगर कांग्रेस कोई कानून बनाती है तो उसको ये भाई साहब वीटो कर देते हैं, उसको मुस्तरद कर सकते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस के ऊपर ये भी लिमिटेशन है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू का बड़ा मसला है कि भाई वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो भी जनाब जो है ना, वो सांप बन के बैठ जाती है कांग्रेस के ऊपर। कांग्रेस कोई भी कानून साजी करती तो देखती है कि भाई कहीं ये गैर आइनी तो नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है। अगर है तो वो उसको उड़ा के जनाब बाहर फेंक देगी, उसको कहेगी कि भाईजान ये गलत है। और ये आपको पता है कि ये जो प्रिंसिपल है, एक बड़ा मशहूर केस था मरबरी वर्सेस मैडसन, उसके अंदर जनाब ये लॉन्च किया गया था। तो जुडिशियल रिव्यू के ऊपर भी मेरी वीडियो पड़ी हुई है इसी प्लेलिस्ट के अंदर, इसको लाजमी तैयार करना, ये भी सवाल आता है। ठीक है जी। तो भाई चेक एंड बैलेंस भी है कांग्रेस के ऊपर, सदर की तरफ से है कि वो वीटो भी कर सकता है उसके किसी भी कानून साजी बिल को, एक्ट को। और जनाब जुडिशियल रिव्यू यानी अदालत, सुप्रीम कोर्ट भी उसके किसी भी गैर आइनी काम को उड़ा के बाहर फेंक सकती है। तो जनाब ये भी उसके पास लिमिटेशन आ गई। इसके अलावा एग्जेक्टिव ब्रांच इम्प्लीमेंटेशन, देखें यार, वहाँ पे जो एग्जेक्टिव ब्रांच है ना, यानी कि अमेरिका में जो सदर साहब हैं, ज़्यादातर तो पावर उसके पास है भाई, सीधी सी बात है प्रैक्टिकली। क्योंकि कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उसने करवाना, इंटरप्रेट भी करना, इम्प्लीमेंट उसने करना है। तो बाज़ औक़ात तो वो प्रैक्टिकल सारी चीज़ें, पावर मावर सारा उसके हाथ में है। तो इसीलिए कांग्रेस का यहाँ पे भी थोड़ा बहुत नीचे लग जाती है। इसके अलावा जो दूसरी ब्रांचेज़ हैं, जुडिशल ब्रांच है, प्रेसिडेंट एज ए कमांडर इन चीफ, चीफ डिप्लोमेट, यानी ये प्रेसिडेंट के पास सिर्फ एग्जेक्टिव की पावर्स नहीं है, एज ए कमांडर इन चीफ की भी पावर्स हैं, चीफ डिप्लोमेट की भी पावर्स हैं। तो और इवन के सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जनाब जुडिशल रिव्यू की पावर है। तो इन सारे मामला के होते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जो किरदार है, जो उसकी रीच है, वो भी उसके ऊपर लिमिट आ जाती है। तो जनाब ये मैंने आपको इसकी लिमिटेशन भी बता दी। ठीक है जी।
हाँ, कुछ और भी लिमिटेशन है, वो ये है कि अमेरिका में जो पावर है ना वो फेडरल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड होता है, यानी एक फेडरल गवर्नमेंट है और एक स्टेट रियासतों की गवर्नमेंट है। तो कांग्रेस जो है ना स्टेट की रियासतों के जो मामलात है वो नहीं देखती। कांग्रेस तो सिर्फ ओवरऑल मुल्क के मामलात, जो फेडरल मामलात होते हैं, विफाकी मामलात, उनको देखती है। यानी जो विफाकी जो मामलात हैं, हर एक रियासत की फिर अपनी अपनी असेंबली होती है, तो रियासत के लोकल उनके इंटरनल मामलात को कांग्रेस नहीं देखती। और दूसरा ये कि फेडरल गवर्नमेंट कांट फोर्स स्टेट टू कैरी आउट फेडरल लॉज, यानी कि फेडरल गवर्नमेंट तो स्टेट्स को ये भी नहीं कह सकती कि भाई आप हमारे जो कवानीन है उनके ऊपर 100% इम्प्लीमेंटेशन करें। तो कहने का मतलब है कि वहाँ पे फेडरलिज्म है, फेडरेशन का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें कांग्रेस जो है ना रियासतों के ज़्यादातर मामला के अंदर इंटरफेयर करती नहीं, क्योंकि उनकी वहाँ की अपनी लोकल असेंबली मौजूद है। इसके अलावा कुछ और भी लिमिटेशंस हैं। पब्लिक ओपिनियन, अगर वोटर्स अवाम जो है ना कांग्रेस के किसी बिल के ऊपर मुखालफत करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं ये वगैरह, तो वहाँ फिर कांग्रेस को पीछे हटना पड़ता है। इसी तरीके से वहाँ की जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वहाँ पे लॉबिस्ट हैं, वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, वो लॉबी करके भी कांग्रेस के किरदार को महदूद कराते हैं। जैसे आपको पता है अमेरिका में जो इसराइल है, उनकी बड़ी लॉबी स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमेशा अपने हक में, ज्यूज़ के हक में, इसराइल के हक में लॉबिंग करते हैं। तो कानून साजी तो कांग्रेस के लोग बाकायदा उनके कंट्रोल में होते हैं। इसी तरीके से पार्टी पॉलिटिक्स, बाज़-औक़ात एक सियासी जमात इतनी तगड़ी होती है तो वो पूरी के पूरे कांग्रेस के मामलात को मैनेज कर रही होती है, यानी अपना असर रसूख, अपनी पावर, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रही होती है। तो ये देखा जाए तो यार कांग्रेस के ऊपर लिमिटेशन भी हैं। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल उसके पास 100% पावर है, ऐसी बात नहीं है। चेक एंड बैलेंस भी है। प्रेसिडेंट साहब के पास वीटो पावर है, उसकी वजह से वो कांग्रेस के किसी भी बिल को मुस्तरद कर सकते हैं। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है कि कांग्रेस अगर कोई ऐसी कानून या बिल बनाता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो वो उसको बाहर फेंक देगा, उसको कालादम करार देगा। तो बहुत सारी यानी कि ये लिमिटेशन है कांग्रेस के ऊपर। अच्छा जी, तो ये तो हो गया सारा कुछ। अब मैं आपको क्या करता हूँ कि मैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की ना अलग से पावर बताता हूँ, यानी कि हालांकि मैंने आपको कांग्रेस का सारी पावर्स बता दी हैं, लेकिन जो इनकी सेपरेट पावर्स हैं वो भी ज़रा बता दूं ताकि क्लियर हो जाए। पहले तो कंबाइन करके बताया था ना यार, वो जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, लोअर हाउस, उसकी तीन बड़ी अहम पावर्स हैं। एक तो ये है कि भाई जो रेवेन्यू का जो भी मामलात हैं, बजट के जो भी मामलात हैं, वो सबसे पहले आपको पता है कहाँ पे आते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, यानी वहीं वहीं से इनिशिएट होता है। यानी आप अमेरिका ने कोई बजट बनाना है तो सबसे पहले कहाँ आएगा जनाब? लोअर हाउस में आएगा। उसके इस एक तो ये मतलब एक खुसूसी पावर, ये सेनेट के पास नहीं है। सेनेट में बजट जाता है लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास पावर है। दूसरा ये है कि जो भी विफाकी बड़े बड़े ओहदे हैं, फेडरल ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, फेडरल जजेस हैं, अगर उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई करनी है, उनके खिलाफ इम्पीचमेंट करनी है, ट्रेजन, ब्राइबरी, करप्शन या हाई क्राइम्स या दूसरे मामलात के ऊपर, तो वो जो उसके जो चार्जेस हैं वो किस जगह लगाए जाते हैं? वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में लगाए जाते हैं। यानी शुरुआत कहाँ से होती है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। आगे चल के वो सेनेट उसके ऊपर ट्रायल शुरू करता है, लेकिन जो आपने दरख्वास्त देनी है, जो शिकायत लगानी है, वो कहाँ पे लगानी है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। मिसाल के तौर पर आपको डोनाल्ड ट्रंप से कोई मसला है तो उसके जो चार्जेस हैं, उसकी जो शिकायत है, वो आप कहाँ पे पेश करेंगे? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ये दूसरी खुसूसी पावर यूनिक। और एक और है कि अगर जनाब सदारती इलेक्शन, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसके अंदर टाई हो जाती है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव अब यानी कि किसी दोनों में से किसी एक बंदे को इलेक्ट करेगी और वो अमेरिका का क्या बन जाएगा? सदर बन जाएगा। तो ये भी जनाब इसके पास पावर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास। अगर दो लोगों के बीच में टाई हो जाए सदर के इलेक्शन के ऊपर, तो ये जनाब इनमें से किसी एक को चूज करके उसको अपना सदर बना देगी अमेरिका का। तो यूनिक पावर हो गई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की। इसी तरीके से जनाब यूनिक पावर्स हैं सेनेट के पास। एक तो ये पावर है कि प्रेसिडेंट साहब, बहुत सारे प्रेसिडेंट के पास ना बड़ी पावर्स होते हैं कि वो कैबिनेट के मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं, आर्मी के लोगों को अपॉइंट करते हैं, जजेस को अपॉइंट करते हैं। लेकिन आपको पता है उसको कंफर्म कौन करता है? भाईजान सेनेट करती है। तो देखो क्या कमाल की पावर है। ये पावर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? सेनेट के पास है। यानी सदर साहब अगर किसी को वजीर लगाता है, किसी को जज लगाता है, तो उसने कह दिया, लेकिन उसको ओके कौन करेगा, कंफर्म कौन करेगा? वो करेगा सेनेट। इसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट साहब जो है ना किसी मुल्क के साथ कोई ट्रीटी करते हैं, कोई माहिदा करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो उसको फाइनली ओके कौन देगा? वो भी सेनेट देगा। लेकिन किस तरह?
2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है, यानी वो सेनेट में वोटिंग होगी, अगर 2/3 मेजॉरिटी मिल गई तो तब वो जो प्रेसिडेंट साहब भी किसी मुल्क के साथ ट्रीटी या एग्रीमेंट कर सकते हैं। एक्चुअली वो इम्पीचमेंट यानी सॉरी, वो ट्रीटी का मामला चलता है, वो सेनेट में ले आता है, सेनेट वाले ओके कर देते हैं तो वो हो जाता है। इसी तरीके से इम्पीचमेंट ट्रायल, यानी जो मैंने पहले बताया ना कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आप किसी के खिलाफ शिकायत ला सकते हैं, चार्जशीट कर सकते हैं, तो उसका जो ट्रायल है वो कहाँ पे शुरू होगा? सेनेट में। यानी मिसाल के तौर पे अगर हम सदर के खिलाफ इम्पीचमेंट लाते हैं तो इम्पीचमेंट पहले आएगी कहाँ? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। अब उसका ट्रायल कब कहाँ चलेगा? वो सेनेट में चलेगा। लेकिन उसका जो फैसला होगा ना कि भाई इस बंदे को सज़ा देनी है या नहीं देनी है, वो फैसला होगा 2/3 वोट ऑफ सेनेटर। यानी अगर सेनेटर्स 2/3 सेनेटर सेनेट के अगर ये कहते हैं कि भाई इस बंदे को सज़ा देनी चाहिए, तो फिर जनाब उस बंदे को सज़ा मिल जाएगी। तो ट्रायल कहाँ पे चलता है दोस्तों? सेनेट में। और वो जो ट्रायल की जो शुरुआत की जो प्रोसीडिंग है, चार्जेस लाना, शिकायतें लाना, वो कहाँ पे आती हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। इसके अलावा जनाब सेनेट भी जनाब जो है ना इलेक्ट करता है, और ये किसको इलेक्ट करता है? वाइस प्रेसिडेंट को। अगर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, दो कैंडिडेट्स हैं, उनके बीच में टाई हो जाता है, दोनों को बराबर वोट मिलते हैं, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे सेनेट जो है ना वो किसी एक बंदे को इलेक्ट करके अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बना देगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सदर को इलेक्ट करते हैं अगर टाई हो जाए, और सेनेट वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं अगर टाई हो जाए। तो जनाब ये सेनेट की यूनिक पावर्स भी मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो जनाब ये था हमारी वीडियो दोस्तों कांग्रेस के हवाले से। मैंने आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बता दिया, सेनेट के बारे में बता दिया, इसका स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ, इनकी पावर्स, और इसके अलावा ओवरऑल पावर्स भी बता दी यूएस कांग्रेस की, और लिमिटेशन भी बता दी। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।